देखिए ये चैप्टर जो है फाइनेंस से रिलेटेड है, फाइनेंस के मैनेज करने से रिलेटेड है, यानी पैसों को मैनेज करने से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आप देखेंगे बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस का मतलब जो पैसे बिजनेस एक्टिविटीज़ को कैरी करने के लिए आपको जरूरी होते हैं उसको हम बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। साथ में आ जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी जो भी आपके पास में पैसे हैं उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन आप कैसे करेंगे ये सीखना, जिसमें आप सीखते हो उसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। इसमें कई डायमेंशन होते हैं। पहली बात तो होती है आप पैसे कहाँ से लाओगे, कितना प्रोक्योर करोगे, सस्ता लाना है, महंगा लाना है, क्या है, वो तमाम चीज़ें आप इसमें सीखोगे। फटाफट आप सीखो। सबसे पहली बात देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में जो मैंने बातें लिखी यहाँ पर, ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज द यूसेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट का मतलब जितने पैसों की आपको आवश्यकता है उतने पैसे प्रोक्योर करना और उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइप के फंड्स को प्रोक्योर करने की बात होती है। और साथ में ये ध्यान में रखना है कि जो आप फंड्स प्रोक्योर कर रहे हो उसमें रिस्क कितना एसोसिएटेड है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। ठीक है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को हम देखेंगे। राइट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हम ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। आगे बढ़ते हैं और इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। पहला हो गया मैक्सिमाइजेशन। सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है, हमेशा याद रखना है किसी भी बिजनेस हाउस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। ठीक है, शेयर होल्डर की जो वेल्थ है, जैसे आपने शेयर खरीदे किसी कंपनी के तो उसकी कीमत कितनी ज़्यादा बढ़ जाए, यानी कीमत 100 रुपये पे खरीदी थी वो 150 रुपये हो जाए, 200 रुपये हो जाए, उसको हम कहते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। अब इसमें कुछ डिसीजंस इन्वॉल्व होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कुछ डिसीजंस इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला डिसीजन जो है ये हमने लिए फाइनेंशियल डिसीजन की बात हम कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस हैं। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस हैं। ठीक है, सबसे पहले है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट का मतलब कहाँ पैसे लगाने हैं, पैसे कहाँ लगाने हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसे लगाने कहाँ हैं। तो कहीं भी पैसे लगाने हों तो आपको देखना है कि 2 टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना और एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब विद इन 1 ईयर का डिसीजन जो होता है, 1 साल के अंदर का जो डिसीजन होता है उसको हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और लॉन्ग टर्म का मतलब 1 साल से ज़्यादा का जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम लॉन्ग टर्म बोलते हैं। ओके, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में अगर आप देखें तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे बच्चों। ठीक है, अच्छे से देखेंगे। शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट डिसीजन कंसर्न विद डिसीजन अबाउट दी लेवल्स ऑफ कैश, इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स। ठीक, इसको हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी बोलते हैं। डे टू डे एक्टिविटी के लिए होता है। ये आपकी लिक्विडिटी को अफेक्ट करता है, प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है ना। एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और रिसीवेबल मैनेजमेंट, ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं साउंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की। ये बात ध्यान में रखना है आपको। समझ में आई बात। चलिए, लॉन्ग टर्म में होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं। याद रखना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं। इसमें क्या है कि आप लंबे समय के लिए फाइनेंस को कमिट करके रखते हो, पैसे को लगा करके रखते हो। डिपेंड करता है किस पे कि साइज ऑफ एसेट्स क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी, कॉम्पिटिटिवनेस क्या है, इसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं। ठीक है ना। बैड कैपिटल बजटिंग डिसीजन हो गया तो ये नॉर्मली हैज़ द कैपेसिटी टू सीवियरली डैमेज द फाइनेंशियल फॉर्च्यून ऑफ अ बिजनेस, यानी आपके बिजनेस का जो फाइनेंशियल भाग्य है उसको दुर्भाग्य में बदलते हुए देर नहीं लगती अगर आपने बैड फाइनेंशियल डिसीजन लिए तो। अच्छा, कोई भी कैपिटल बजटिंग डिसीजन लो तो इसके लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं ये याद रखना है। फैक्टर्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर्स हैं इसको ध्यान में रखना। पहला कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, दूसरा है रेट ऑफ रिटर्न, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। 3 बातों को ध्यान में रखना है। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट मतलब उस प्रोजेक्ट में जिसमें पैसे आप लगा रहे हो उससे पैसे कितने वापसी आएंगे, क्या फ्लो होगा। ठीक है, उसको हम देखेंगे। रेट ऑफ रिटर्न क्या है। रेट ऑफ रिटर्न को ऐसे समझिए कि आपने पैसे लगाए तो नॉर्मली मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यानी अगर कोई पैसा आप कहीं पर लगाते हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, इससे मेरे को रिटर्न क्या मिलेगा। तो आपके पास कई ऑप्शंस होते हैं, कई एवेन्यूज़ होते हैं जहाँ पर आप ऐसे लगा करके देखते हो कि मेरा रिटर्न क्या है। जहाँ रिटर्न ज़्यादा हो
है ना, वहाँ पर आप पैसे लगाओगे, जितने पैसे आपने लगाए उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उससे ज़्यादा आपको रिटर्न मिले, वहाँ आप पैसे अपना लगाओगे। तो इसको देखना है। जैसे मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल दिया, 2 प्रोजेक्ट लिए ए और बी, और यहाँ पर आप देखते हो कि ए में 10% का रिटर्न है, बी में 12% का रिटर्न है। आप किसको चुनोगे? प्रोजेक्ट बी को चुनोगे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। तो पहला आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखा, दूसरा आपका है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है क्या आप शेयर इशू करके पैसे लाएंगे, क्या आप डिवेंचर इशू करके पैसे ले आएंगे, क्या आप पब्लिक डिपॉजिट प्रोक्योर करेंगे, क्या करेंगे आप, है ना। तो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड फाइनेंसिंग डिसीजन। तो कितना पैसा चाहिए, ठीक है ना, और कौन कौन से सोर्सेज से आपको चाहिए। शॉर्ट टर्म सोर्सेज को फाइनेंस करना है वर्किंग कैपिटल में, ठीक है ना। मेन सोर्स ऑफ फंड्स क्या होते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया, शेयर होल्डर और बोरोड फंड, ठीक। शेयर होल्डर फंड का मतलब इक्विटी कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, याद रखना है। बोरोड फंड का मतलब डिवेंचर्स या अदर फॉर्म्स ऑफ डेब्ट से। तो अब देखना है कि कौन सा सोर्स हम इस्तेमाल करें, ये डिपेंड करता है, फर्म के अपने डिसीजंस होते हैं। इसके लिए मैं आपको ईपीएस पूरा सिखाऊंगा, उसमें आपको बताऊँ। जो भी बोरोड फंड होते हैं उसमें ना, अच्छा किस सोर्स से फंड लिया जाए ना, इसमें कॉस्ट और रिस्क, ये 2 एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। कॉस्ट रिस्क और फिर उसके बाद एसोसिएटेड बेनिफिट, इसका कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम लोग बाद में देखेंगे। ये जो कॉस्ट का रिस्क हो, या जो रिस्क होता है कॉस्ट का या रिस्क होता है, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट आपको करना होता है। अगर आप कर्जे लेते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, इसको जैसे हमने देखिए, जो बोरोड फंड होते हैं फिक्स टाइम में रीपे करने होते हैं। अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया तो इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट इज नोन एज फाइनेंशियल रिस्क, याद रखना है। अगर आप डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, डिफरेंट सोर्सेज के डिफरेंट एसोसिएटेड रिस्क होते हैं, और इसमें कुछ मैंने कहा ना कॉस्ट भी होते हैं। इस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। किस कॉस्ट को फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं? जो फंड रेजिंग, जो फंड आप रेज करते हो, फंड रेजिंग का जो एक्सरसाइज करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट भी बोलते हैं। याद रखना आपको, फ्लोटेशन कॉस्ट किसको बोलते हैं, ठीक है ना। सो फाइनेंसिंग डिसीजन अगर कहें हम तो ये होता है हाउ मच टू बी रेज्ड फ्रॉम विच सोर्स, ठीक। यानी इस डिसीजन से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा और फाइनेंशियल रिस्क एंटरप्राइजेस की क्या होंगी, ये डिटरमिन होता है। क्या याद रखना है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा और फाइनेंशियल रिस्क एंटरप्राइजेस के क्या होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर आप फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन की बात करें तो क्या क्या डिसीजन हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपको अफेक्ट करते हैं इसको। तो इसको देखिए, क्या क्या फैक्टर्स हैं, बहुत ही ध्यान से इसको देखना। व्हाट आर द फैक्टर्स which actually affect financing decision? What are the factors which actually, पेन बदल लेता हूँ, है ना, कलर बदल लेता हूँ। तो पहले देखिए, कॉस्ट है, ज़्यादा कॉस्ट है, महंगा है तो अवॉइड कीजिए, चीपर को सेलेक्ट कीजिए। रिस्क है, कम रिस्क को एक्सेप्ट कीजिए, हाई रिस्क है तो उसको आप एक्सेप्ट। तो सबसे पहले आपने किसको किया, कॉस्ट को किया। दूसरा आपने किया रिस्क को देखा। फ्लोटेशन कॉस्ट देखेंगे, हायर फ्लोटेशन कॉस्ट होंगे तो लेस अट्रैक्टिव होते हैं, कम फ्लोटेशन कॉस्ट होता है ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी देखेंगे कि कैश फ्लो क्या है पोजीशन कंपनी का। अगर कैश फ्लो साउंड है, कैश फ्लो अगर साउंड है, अच्छा है कि आप रीपेमेंट कर सकते हो या आप इंटरेस्ट पे कर सकते हो, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी, यानी जो डेब्ट का है कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी, यानी इंटरेस्ट रेट जो आप पे कर रहे हो दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो वो अगर आपका सस्ता है ना, तो ज़्यादा अच्छा है कि आप डेब्ट जो है वो आप इशू कर दो, डेब्ट से आप पैसे जमा करो। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, कुछ कॉस्ट होते हैं जो फिक्स्ड मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो पैसों के खर्चे होते हैं उसको हम ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं। कुछ फिक्स्ड होते हैं और कुछ क्या होते हैं, आपके वेरिएबल होते हैं। तो अगर बिजनेस का हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो ये क्या करेगा, इट मस्ट रिड्यूस फिक्स फाइनेंसिंग कॉस्ट, सो इसलिए लोअर डेब्ट फाइनेंसिंग इज बेटर, अच्छा है।
कि लोअर डेब्ट फाइनेंसिंग हो। ये सारे पॉइंट्स जो है जो मैं बता रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जो 1 मार्कर होंगे, एमसीक्यू होंगे, जो काफ़ी हाई जो थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन होते हैं, हॉट्स जिसको आप बोलते हो, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के, वो इन्हीं लाइनों के बीच में से क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए बहुत ही ध्यान से इन लाइनों को देखना, जिसको अंडरलाइन मैंने कर दिया उसको तो बस पढ़ लीजिए आप। कंट्रोल कंसिडरेशन मतलब होता है इश्यू ऑफ मोर इक्विटी, इश्यू ऑफ, अब ये कंट्रोल कंसिडरेशन से क्या मतलब हुआ। अब देखिए, अगर आपने अपनी कंपनी में पैसे लगाए हैं, यू आर अ शेयर होल्डर, यू हैव पुट मनी इन अ पर्टिकुलर कंपनी, तो आपका क्या हो जाता है, ओनरशिप राइट हो जाता है। अब देखिए कि अगर मान लीजिए और सारे शेयर होल्डर्स आ जाते हैं तो आपकी ओनरशिप राइट क्या हो जाती है, क्या प्रपोर्शन कम हो जाता है, मतलब आपका कंपनी के ऊपर से कंट्रोल जो है वो डाइल्यूट हो जाता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने वाली बात है। तो आप क्या प्रेफर करेंगे जब आप कंट्रोल अपने हाथ में ही रखना चाहते हो, कम लोगों के पास ही कंट्रोल रखना चाहते हो, तो प्रेफर क्या करोगे आप, जो फाइनेंसिंग डिसीजन होगा वो किस बात को लेकर के होगा कि भैया कंट्रोल मेरे को डाइल्यूट नहीं करना है, तो आप डेब्ट फंड का इस्तेमाल करोगे। अच्छा, कंट्रोल डाइल्यूट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इक्विटी फंड का इस्तेमाल करोगे। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट बड़ा ही ध्यान देने वाली बात है। अगर कैपिटल मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट जिसको आप बोलते हो, तो अगर मान लीजिए जहाँ पर स्टॉक मार्केट राइज कर रहा है तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट घट रहा होता है तो लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते। तो जब स्टॉक मार्केट घट रहा हो तो क्या होता है कि आप डेब्ट इशू कीजिए, डेब्ट आपको मिल सकता है, नहीं मिलेगा, ये इक्विटी में प्रॉब्लम होगी। फिर आता है आपका डिविडेंड डिसीजन। तो आपने भी देखा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ा, फाइनेंसिंग डिसीजन पढ़ा, और तीसरा डिसीजन जो है वो डिविडेंड डिसीजन। यही 3 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर 3 फाइनेंसियल डिसीजन 3 होते हैं। फाइनेंशियल, बार बार बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल डिसीजन 3 होते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन, ये फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं। डिविडेंड डिसीजन में क्या आपका डिविडेंड है, जो आप मतलब जो शेयर होल्डर्स को अपनी प्रॉफिट में से कंपनी जो हिस्सा देती है, हम उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, डिविडेंड आपको क्या करना चाहिए कि कंसिस्टेंट रखना चाहिए। कंसिस्टेंट रखने से आपकी मार्केट वैल्यू शेयर की बढ़ती है, और बढ़ने से जो है शेयर होल्डर्स का वेल्थ जो है वो इंक्रीज होता है। तो डिविडेंड का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूट्स द करंट इनकम reinvestment as retained earning increases the firm's future earning capacity. So extent of retained earnings also influences the financing decision of the firm. और क्या बात याद रखना है, जो ये देख रहे हो ब्लू कलर में लिखा हुआ है, द फर्म डज नॉट रिक्वायर फंड्स टू द एक्सटेंट ऑफ री इन्वेस्टेड रिटेन्ड अर्निंग्स, सो द डिसीजन रिगार्डिंग डिविडेंड शुड बी टेकन कीपिंग इन व्यू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैक्सिमाइजिंग ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। मैंने बोला आपको डिविडेंड डिसीजन किस पर डिपेंड करेगा, तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स वेल्थ। What are the factors which affect dividend decision? अमाउंट ऑफ अर्निंग्स, क्या अमाउंट ऑफ अर्निंग्स है, ध्यान से सुनिएगा। डिविडेंड जो आप पे करते हो वो करंट ईयर की प्रॉफिट से पे करते हो, करेक्ट। अगर करंट ईयर की प्रॉफिट को आप अपने पास ही रख लेते हो, एज अ डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो उसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। अब रिटेन्ड अर्निंग्स रखने का मतलब तब होता है, फ़ायदा तब होता है जब आप इसको री इन्वेस्ट करते हो, तो जो रिटर्न है वो अगर शेयर होल्डर कहीं पर डिविडेंड के पैसे लगाता है तो उससे ज़्यादा हो, यानी आपकी जो अपनी रिटर्न है, जो अपना रिटर्न है वो ज़्यादा है, आप ज़्यादा पैसे दे सकते हो, यानी शेयर की वैल्यू जो है मार्केट में आपकी बढ़ सकती है। तो आप उस केस में क्या करोगे, देखोगे कि अमाउंट ऑफ अर्निंग्स क्या है। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबल डिविडेंड अगर आप पे करते हो तो शेयर होल्डर्स के मन में एक क्या होता है, विश्वास होता है, क्योंकि कोई भी पैसा जो लगाता है उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं, 2 डायमेंशन होते हैं। एक होता है कि वो चाहता है कि मेरे को करंट इनकम क्या आ रहा है, दूसरा जो खेमा है वो ये चाहता है कि मेरे को बेचूंगा शेयर तो मेरे को कितना मिलेगा। तो दोनों टाइप के पॉइंट्स होते हैं, और एक ही आदमी के दिमाग में एक ही वक्त दोनों विचार चल रहे होते हैं कि मेरे को इस पे करंट कितना मिलेगा, हर साल मेरे को क्या रिटर्न आएगा, और दूसरी तरफ ये सोचा जाता है कि भाई हमको जब मैं इसको बेचूंगा तो मेरे को क्या एक नियत डेट ये रखते हैं, नियत समय रखते हैं कि इस समय मेरे को पैसों की जरूरत पड़ेगी, मैं उसमें बेचूंगा तो मेरे को क्या पैसा मिलेगा। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए आपको डिविडेंड के निर्णय लेने हैं। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अगर मान लीजिए कंपनी की ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो डोंट डिस्ट्रीब्यूट इट एज डिविडेंड, जस्ट divert this money towards investment in the firm, in the company. Cash flow position, if you are having a good cash flow position, तो okay, go for the dividend. If you don't have the good cash flow position, please don't go for the dividend.
राइट। शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, अब शेयर होल्डर के प्रेफरेंस मैंने पहले ही बता दिया आपको। टैक्सेशन पॉलिसी, देखो क्या होता है कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग का डिपेंड करेगा कि टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड क्या है, अगर मान लीजिए, और कैपिटल गेंस का क्या है, अब डिविडेंड्स एंड कैपिटल गेंस का क्या है। अगर टैक्स ऑन डिविडेंड हायर होगा तो बेटर है डिविडेंड्स कम पे कीजिए, ठीक है ना। अगर टैक्स रेट्स रिलेटिवली लोअर है तो आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। फिर स्टॉक मार्केट रिएक्शंस को देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ बेटा। स्टॉक मार्केट रिएक्शंस को देखेंगे। स्टॉक मार्केट रिएक्शन का मतलब होता है कि अगर आप डिविडेंड पे करते हो तो स्टॉक मार्केट का रिएक्शन क्या होता है, क्या स्टॉक मार्केट में यानी शेयर बाजार में आपके शेयर के भाव बढ़ जाते हैं क्या। अगर ऐसा होता है तो शेयर होल्डर के लिए बेनिफिट है, तो डिविडेंड पे करो। अगर ऐसा नहीं होता है तो भाई डिविडेंड पर रोक लगाओ, मत पे करो, ठीक है। क्योंकि डिविडेंड पे करने का एक दूसरा जो लोप साइडेड इफेक्ट है वो ये भी है कि इस कंपनी के पास ना यार ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इसलिए ये डिविडेंड ज़्यादा करके पे करी, क्योंकि जिसके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ रहेगा वो ग्रोथ में पैसे लगाएगा ताकि शेयर होल्डर्स की जो शेयर की वैल्यू है मार्केट में वो बढ़े। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, ध्यान रखना है। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट का मतलब होता है कई कंपनीज आसानी से पैसे उनको मिल जाते हैं शेयर बाजार में, कई कंपनीज को आसानी से शेयर नहीं मिलते। देखिए एक्सेस टू कैपिटल मार्केट हो, ज़्यादा हो, एक्सेसिबिलिटी हो तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि तुमको जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी तुम शेयर बाजार में अपने शेयर इशू करोगे, तुमको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर इतनी अच्छी एक्सेसिबिलिटी नहीं है शेयर मार्केट में, आपके शेयर के प्राइसेस, आपके शेयर इशू करते हो तो लेने वाले लोग कम हैं, यानी अगर आप रादर न्यू कंपनी हो या फॉर्च्यून कंपनी नहीं हो तो रुक जाओ, तुम जो है इसका मतलब हुआ कि आपकी एक्सेसिबिलिटी शेयर मार्केट पे नहीं है। और अगर एक्सेसिबिलिटी शेयर मार्केट पे नहीं है तो आप डेप्ट फंड यूज़ कीजिए, डिविडेंड मत ज़्यादा पे कीजिए, उसको एज अ रिटेन अर्निंग रखिए और ग्रोथ में उसको इन्वेस्ट कीजिए। कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स भी कई बार हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपने किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हुआ है तो वो क्या कहता है कि देखो जब तक मेरी लोन की किस्तें तुम पे नहीं कर देते तब तक तुम शेयर बाजार में शेयर इशू नहीं करोगे या इसी रेट से डिविडेंड पे करोगे, ज़्यादा रेट से डिविडेंड तुम पे नहीं करोगे, ठीक है ना। तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट आ सकते हैं, तो आपको डिविडेंड कम पे करना पड़ेगा। तो ये डिविडेंड डिसीजन इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब हम एक दूसरे डायमेंशन पे पहुँच रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है बच्चा लोग। क्या नाम है इसका? फाइनेंशियल प्लानिंग नाम है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर ऑपरेशंस। क्या याद रखना है, यहाँ पर मैंने एक बात यहाँ पर लिखी है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। लाल में लिखा है, लाल में लिखने का मतलब होता है खतरे का निशान है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना है कि इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट फाइनेंशियल प्लानिंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू और सब्स्टिट्यूट फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बस याद रखना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग एक ही बात नहीं होती, ना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है और फाइनेंशियल प्लानिंग उसी का एक हिस्सा है, ठीक है। सो फाइनेंशियल प्लानिंग aims at smooth operations by focusing on fund requirements and their availability in the light of the financial decisions। ये ध्यान में रखना है। क्या कहता है फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है कि aims at smooth operations, ठीक है, by focusing on fund requirements and their availability in the light of financial decision। एक केस मैंने यहाँ पर दे दिया आपको, ठीक है, एक केस मैंने यहाँ पर डिस्कस किया छोटा सा, फाइन। तो छोटा सा केस जो डिस्कस किया उसको आप देखेंगे। केस मैंने क्या, इफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज टेकन द ऑपरेशंस आर लाइकली टू बी एट अ हायर स्केल, सो द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज आर लाइकली टू इंक्रीज। ध्यान देखना, अगर कैपिटल बजटिंग डिसीजन आपने लिया है तो ऑपरेशंस, कैपिटल बजटिंग मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन आपने लिया है, आर लाइकली टू बी एट हायर स्केल। सो फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस ट्राइज टू फोरकास्ट ऑल द आइटम्स विच आर लाइकली टू undergo change, enables the management to foresee the fund requirement, both the quantum as well as the timing। तो फाइनेंशियल प्लानिंग से ही पता चलता है कि कब और कितने पैसे आपको चाहिए। जब फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तभी पता चलेगा कब और कितने पैसे चाहिए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ये ध्यान देना है। ये दो ऑब्जेक्टिव इसमें बच्चे हैं। पहला, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड, कि ये इंश्योर करना है जब भी मेरे को पैसों की जरूरत पड़े तो मेरे को पैसे होने चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग की ये दो ऑब्जेक्टिव हैं, याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव किसके हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग के हैं। दूसरा, टू सी द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरीली। तो दो बातें हो गई। पहला कि जब मेरे को पैसों की जरूरत हो तो मेरे को पैसे मिल जाएं, ये डिटरमिन करके रखना। और दूसरी नंबर 2 बात ये कि अननेसेसरी फाइनेंस रेज ना किया जाए, तो क्योंकि क्या होता है, इसका फाइनेंशियल कॉस्ट होता है और कॉस्ट बर्डन आपका बढ़ जाता है, रिस्क बर्डन आपका बढ़ जाता है। ओके,
इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, पहला है इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर अंडर डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस, बाय डूइंग सो इट हेल्प्स द फर्म्स टू फेस द इवेंचुअल सिचुएशन इन अ बेटर वे। एक मैंने रेलिवेंट केस यहाँ पर डिस्कस कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं करता रहता हूँ रेलिवेंट केस डिस्कस करके, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है कि ग्रोथ ऑफ 20% इन सेल्स इज प्रिडिक्टेड, हमने क्या किया फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत ये प्रिडिक्ट कर लिया कि 20% का ग्रोथ आपका जो है ना सेल्स में होगा, है ना। लेकिन अगर ऐसा हो सकता है, हमने ये प्रेडिक्शन किया है, इट्स नॉट ट्रूथ, ये रियल नहीं है, ये प्रेडिक्शन है। हो सकता है कि 10% हो सकता है कि ये 10% हो, और हो सकता है कि ये 30% हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इन तीनों सिचुएशंस में बहुत सारे आइटम्स डिफरेंट होंगे। तो एक ब्लूप्रिंट हम क्या करते हैं, 10%, 20% और 30%, तीनों स्थितियों का हम एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं और हम अपने आप को तैयार करके रखते हैं कि अगर 10 वाला हुआ तो क्या करेंगे, 20 वाला हुआ तो क्या करेंगे, 30 वाला क्या हुआ तो क्या करेंगे, ये पहले से ही तैयार करके रखते हैं। दिस इज व्हाट फाइनेंशियल प्लानिंग इज, यही होता है फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। अब बात हम करेंगे बच्चों कैपिटल स्ट्रक्चर की, फाइनेंशियल प्लानिंग खत्म, कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, राइट। तो बच्चों कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि तुम्हारे पास दो टाइप के कैपिटल होते हैं मेनली, ठीक है ना, ओनर्स फंड और बोरोड फंड, जिसके बारे में मैंने यहाँ पर चर्चा कर दिया है। क्या किया मैंने, कहा था ओनर्स फंड कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस और रिटेन अर्निंग्स। ये तुम अकाउंटेंसी में भी पढ़ते रहते हो, ठीक है। तो ओनर फंड ये होता है। फिर मैंने दूसरा यहाँ पर लिखा बोरोड फंड क्या होता है, दूसरा मैंने यहाँ बोरोड फंड लिखा। बोरोड फंड्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, डिवेंचर्स, public deposits, etc. These may be borrowed from banks, other financial institutions, debenture holders and public, ठीक है ना। तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है बेटा ये दोनों का मिक्स होता है, ठीक है, इक्विटी एंड डेप्ट का मिक्स होता है। और ये डेप्ट इक्विटी रेशियो तुम अकाउंटेंसी में पढ़ोगे, रेशियो एनालिसिस में डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला तुमको याद होगा, डेप्ट अपॉन इक्विटी होता है, ठीक है ना। और टोटल कैपिटल में कितना डेप्ट है, तो डेप्ट या तुम डेप्ट अपॉन इक्विटी करो, या जो टोटल कैपिटल होता है दैट इज जो जिसको कहते हो कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज डेप्ट प्लस इक्विटी। तो कितना डेप्ट प्लस इक्विटी के अंदर कितना प्रोपोर्शन डेप्ट का है, दैट इज व्हाट कॉल्ड दिस। सो डेप्ट एंड इक्विटी डिफर सिग्निफिकेंटली इन कॉस्ट एंड रिस्कीनेस फॉर द फर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेप्ट और इक्विटी दोनों का ही अपना अलग अलग कॉस्ट है, अपना अलग अलग रिस्क प्रोफाइल है। डेप्ट जो होता है नॉर्मली क्या इक्विटी से सस्ता होता है, और जो इक्विटी होती है लेकिन डेप्ट में रिस्की होता है। क्यों रिस्की क्यों होता है, क्योंकि यहाँ रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट होता है। मान लो अगर तुमने कर्ज ले लिए, तुमने एक बिजनेस स्टार्ट किया और कर्ज लेकर के शुरू किया, कुछ पैसे 10 रुपये अपने लगाए और 20 रुपये तुमने कर्ज ले लिए, यानी 10 लाख अपने लगाए और 20 लाख रुपये तुमने कर्ज कर ले लिए, वो भी 10% की ब्याज पे, यानी उस 20 लाख पे 2 लाख रुपये हर साल तुमको रिटर्न वापस करने हैं। अब तुम्हारी कैपिटल कितनी होगी, टोटल कैपिटल कितना हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है बिजनेस में फंड कितना इन्वेस्ट किया तुमने, करे 30 लाख। 30 लाख के ऊपर अगर मान लो 10% का रिटर्न आता है तो तुम्हारे पास 3 लाख रुपये आए, 2 लाख रुपये तो तुमको इंटरेस्ट देने में लग जाएंगे और 1 लाख से ही तुमको बाकी के कारोबार का खर्च चलाना पड़ेगा, समझ रहे हो आप। लेकिन अगर यही 40% होता है, 40% होता है तो तुम्हारे पास कितना आ गया, 30 लाख का 40% 12 लाख रुपये आए, ठीक है ना, 12 लाख रुपये आए, बात समझ में आ रही है। 40% में तो 12 लाख आए, 2 लाख ही दे रहे हैं, 10 लाख अपने पास है। तो रिटर्न करने के लिए भी जो टेन्योर होगा उस टेन्योर में भी आपके पास में रिक्वायर्ड फंड जमा हो जाएंगे, जिससे आप रीपेमेंट भी कर सकते हो। समझ में आ रही बात। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर किसी भी कंपनी की जो होती है वो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करती है, फाइनेंशियल रिस्क को अफेक्ट करता है। तो कॉस्ट और रिस्क, जैसा मैंने आपको पीछे अभी बताया कि कॉस्ट और रिस्क दोनों के अलग अलग होते हैं। डेप्ट देखो मैंने लिखा है, डेप्ट इज चीपर बट मोर रिस्की। कहता है कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर अ फर्म, क्योंकि लेंडर्स का जो रिस्क है इज लोअर देन द इक्विटी शेयर होल्डर्स रिस्क। क्यों लेंडर का रिस्क कम क्यों है, लेंडर का रिस्क इसलिए क्योंकि उसको फिक्स रेट से इंटरेस्ट तो मिल रहा है ना, लेकिन शेयर होल्डर को तो फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिल ही नहीं रहा, इसलिए उसका रिस्क ज़्यादा है। चूंकि उसका रिस्क ज़्यादा है इसलिए उसका कॉस्ट भी ज़्यादा है। ओके, ऐसे पता नहीं चलता कॉस्ट का, मैं आपको बताऊंगा क्या कॉस्ट में यहाँ पर होगा, ठीक है ना। जितने भी डिसीजंस कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे वो सारा ध्यान में रखते हुए कि शेयर होल्डर का वेल्थ इंक्रीज हो रहा है। तो तुम्हारे पास में एक की वर्ड आ गया शेयर होल्डर्स वेल्थ इस चैप्टर के अंदर। अब यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल तुमको दूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसको मैं यहाँ पर सॉल्व भी करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखो तुम देखोगे तुम्हारे पास, मैंने कहा कि यार ये EBIT EPS एनालिसिस की बात मैं कर रहा था, तो EBIT EPS एनालिसिस ये रहा
कि तब मैंने क्या किया, लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग केस हिस्ट्री। एक और बात तुमको मैं बता दूं, सॉरी, यहाँ मैंने वर्ड टर्म यूज़ किया फाइनेंशियल लिवरेज। इसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी इसको बोलते हैं दोस्त, फाइनेंशियल लिवरेज को। ये फाइनेंशियल लिवरेज क्या है कि जितना तुम्हारा फंड है ना, जितना तुम्हारा टोटल फंड है, उस फंड में कितना तुमने लोन लिया हुआ है, कितना डेप्ट का मतलब प्रोपोर्शन है, वो जो प्रोपोर्शन है उसी को हम फाइनेंशियल लिवरेज बोलते हैं। आगे मैंने तुमको कहा कि एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल हमने लिया, इस केस हिस्ट्री के हिसाब से के बेसिस पे हम एक एग्जांपल लेकर के तुमको बताते हैं कि किस तरीके से फाइनेंशियल लिवरेज का इस्तेमाल होता है। बहुत ही क्रिस्प, क्रंची, स्मॉल, मतलब फटाफट में तुमको बता देता हूँ मैं। अब देखो, मैंने 3 सिचुएशन ली। एक सिचुएशन ये लिया, दूसरा ये लिया, तीसरा ये सिचुएशन लिया। ठीक, मेरे को क्या कहा मैंने कि एक कंपनी एक्स है जिसका टोटल फंड 30 लाख रुपए है, इंटरेस्ट रेट 10% है, टैक्स रेट जो है वो 30% है, EBIT 4 लाख है। ये गिवन होगा। EBIT मैंने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब जरा इस सिचुएशन को देखो, जरा इस सिचुएशन को देखो बच्चों। अगर तुम इस सिचुएशन को देख रहे हो तो तुम क्या देख रहे हो कि शेयर ऑफ डेप्ट इन सिचुएशन 1 नील, सिचुएशन 2 में 10 लाख का डेप्ट है, सिचुएशन 3 में 20 लाख का डेप्ट है। ठीक है, और तुमको ऐसे ही इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा तुमको, ठीक है ना, कि किस सिचुएशन में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो शेयर होल्डर की वेल्थ है, शेयर होल्डर की जो वेल्थ कैलकुलेट आप करते हो वो अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे करते हो। जिस कंडीशन में अर्निंग पर शेयर ज़्यादा हो वही कंडीशन अच्छा होगा, और उसी वही जो मिक्स होगा ना डेप्ट और इक्विटी का, वो सबसे बेहतर होगा, और कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए वो वही कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल दे दिया। सिचुएशन 1, 2, 3 देखो, EBIT क्या है, दोनों का सेम है, 4 लाख रुपए EBIT है दोस्त। कितना कितना है? 4 लाख है, 4 लाख है, 4 लाख है। ये तीनों सिचुएशन है, बहुत ही ध्यान से देखना है। ये सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 और ये हो गया सिचुएशन 3, 3 सिचुएशन है। उसके बाद बोला इंटरेस्ट इसमें नील है, 1 लाख है, 2 लाख है। वेरी गुड, तो इंटरेस्ट इसमें है ही नहीं, यहाँ पर इंटरेस्ट लिखो, है ही नहीं। इसमें इंटरेस्ट कितना है सर? तो 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट होएगा तो इसको भी हम माइनस करेंगे, और यहाँ पर 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि सिचुएशन 2 में 20 लाख रुपए का लोन है दोस्त। सिचुएशन 2 में 20 लाख रुपए का लोन है, सिचुएशन 1 में 10 लाख रुपए का लोन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, ये भी ध्यान में देख लो, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब यहाँ पर देखो, अगर पहले वाला केस है तो 10 लाख के ऊपर 10%, 1 लाख रुपए इंटरेस्ट हो गया। दूसरा वाला केस है 20 लाख के ऊपर 10%, 2 लाख रुपए का यहाँ पर इंटरेस्ट हो गया। ठीक, अब जब ये इंटरेस्ट तुम माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास में आ जाएगा PBT, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये क्या था? EBT था, अर्निंग बिफोर, EBIT था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था। समझ में आ रही बात? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था। बात समझ में आ रही है? अच्छा है, बात समझ में आ रही है तो बढ़िया है। तो PBT कितना हो गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया, या इसको हम EBT भी बोलते हैं। देखो यहाँ पर मैंने EBT लिखा हुआ है, हियर आई हैव रिटन EBT, यहाँ मैं लिखता हूँ PBT, करेक्ट। तो PBT यहाँ पे कितनी है? 4 लाख है। एक ही बात है, दोनों में से किसी को कोई डिस्क्रिमिनेशन मत करना। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो गया? 3 लाख। इस केस में कितना हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स? 2 लाख। यहाँ बोलता है भैया कि टैक्स रेट जो है वो है 30% का टैक्स रेट है। क्या परसेंट का टैक्स रेट है? 30% का टैक्स रेट है जी, 30% का टैक्स रेट है। ठीक है जी, टैक्स जो है वो हो गया, यहाँ पर लिख देंगे टैक्स एट द रेट 30%। तो यहाँ पर 4 लाख के ऊपर पूरा टैक्स हो जाएगा। 4 लाख इंटू 30% कितना हो गया? 1,20,000। और यहाँ पर 3 लाख के ऊपर हो जाएगा टैक्स तो 90,000। यहाँ पर 2 लाख के ऊपर होगा तो 60,000 हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे। इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो जो मेरे पास बचेगा व्हाट दैट विल बी कॉल्ड? दैट विल बी कॉल्ड अर्निंग आफ्टर टैक्स, यानी मैं यहाँ पर लिखता हूँ पैट। ठीक है, तुम EAT ही लिखना, मैं तुमको प्रॉफिट के हिसाब से लेके चल रहा हूँ तो तुमको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या आप इसको कहेंगे EAT। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आया?
2,80,000 रुपये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। यहाँ पर कितना आया? 2,10,000 रुपये आया। और यहाँ पर कितना आ गया बेटा? 1,40,000 रुपये आया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, मैं कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ। हाइपोथेटिकल कंपनी में अब मान लो 30 लाख रुपये हमको चाहिए। 30 लाख में से अगर मैं 10 लाख रुपए, पहले केस में तो 30 के 30 लाख रुपए आपके इक्विटी थे। अगर पहले सिचुएशन में क्या है, पहला सिचुएशन में क्या कहते हैं, सिचुएशन 1 में जो डेप्ट है, शेयर ऑफ डेप्ट जो है सिचुएशन 1 में निल है, शेयर ऑफ डेप्ट सिचुएशन 1 में निल है। तो इसका मतलब हो गया कि तुम्हारा जो भी है वो सारा का सारा इक्विटी है। ठीक है, और 30 लाख टोटल फंड चाहिए तुमको। बात समझ में आ रही है? कितना चाहिए फंड? 30 लाख रुपए फंड चाहिए। और तुमको इसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया, मैंने कहा कि अगर शेयर्स हैं तो शेयर्स एट द रेट ₹10 है, शेयर का 10 रुपये का शेयर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। क्या लिखेंगे दोस्त? नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स देखो, पहले केस में कितना है? पहले केस में 3 लाख शेयर होंगे। दूसरे केस में तो 10 लाख डेब्ट है तो 20 लाख का शेयर होगा। हेलो, 20 लाख रुपए का शेयर होगा। समझ में आ रही है? 20 लाख को तुम क्या करोगे? 10 से डिवाइड करोगे। क्या करोगे तुम यहाँ पे? ये जो सिचुएशन है ये कैसे है? तो 20 लाख तुम्हारे पास में जो फंड्स है ना, वो सारे के सारे फंड ये 20 लाख प्लस 10 लाख हैं। क्या है ये? 20 लाख प्लस 10 लाख हैं। मतलब तुमने यहाँ पर कर्जा कितना लिया? 10 लाख का लिया है। और टोटल फंड तुम्हारा कितना है? पहले ही बता चुका हूँ मैं, 30 लाख है। तो इसका मतलब इक्विटी कितना है? 20 लाख है। तो 20 लाख को अगर तुम 10 से डिवाइड करते हो तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाते हैं? 2 लाख हो जाते हैं। तो यहाँ पर तुमने लिख दिया 2 लाख, तुमने यहाँ पर लिख दिया 2 लाख। ओके, 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं। अब इस सिचुएशन में आ जाओ। यहाँ पर कहता है कि सिचुएशन 2 में तुम्हारे कर्जा कितने हैं? 20 लाख है। और टोटल फंड कितना है? 30 लाख है। इसका मतलब इक्विटी कितनी हो गई? 10 लाख की इक्विटी हो गई। 10 लाख की इक्विटी हो गई। इसको अगर 10 लाख की इक्विटी हो गई, समझ में आ रही बात? इसको अगर 10 से भाग दो तो कितने इक्विटी शेयर हो जाएंगे? 1 लाख हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 लाख इक्विटी शेयर। बात समझ में आ रही है? क्योंकि 10 रुपये का शेयर है ना, 10 लाख तुम्हारी इक्विटी है, 30 लाख का टोटल फंड है, 20 लाख इस केस में क्या है? कर्जा है। इसका मतलब 10 लाख जो है तुम्हारी इक्विटी है। 10 लाख इक्विटी है और एक इक्विटी की कीमत 10 रुपये है। तो 10 लाख बट्टा 10, तो नंबर ऑफ इक्विटी कितनी हो गई? 1 लाख हो गई। बस, तो 1 लाख आ गया। ये आप तीनों देख रहे हो, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। ठीक, अब आप देखिए EPS, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा EPS यानी अर्निंग पर शेयर। देखो अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना है। किसको देखना है ध्यान से? इस तरफ जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ इसको ध्यान से देखना है। EPS कैसे निकालेंगे बेटा? तो अर्निंग पर शेयर, देखो यहाँ पर अर्निंग कितनी है? हेलो, यहाँ पर अर्निंग कितनी है? हेलो बच्चा लोग ध्यान से देखो, यहाँ पर अर्निंग कितनी है? यहाँ पर अर्निंग कितनी है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 280। यहाँ पर कितना है? 210। यहाँ कितना है? 1,40,000 है। तो तुम क्या करोगे जब EPS, इसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या EAT बोलो, अर्निंग आफ्टर टैक्स है, यही अर्निंग्स अवेलेबल है शेयर होल्डर्स के लिए। ऑलराइट, तो तुम्हारे पास क्या करना पड़ेगा? EPS कितना अवेलेबल है? तो तुम लिखोगे 3 लाख, सॉरी एक सेकेंड, 2,80,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख। यहाँ पर 2,10,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख। यहाँ पे 1,40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। बात समझ में आ रही है? अर्निंग पर शेयर समझ में आ गया। EPS का मतलब क्या हो गया? EPS का फॉर्मूला क्या होगा? EAT या PAT डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है ना? EAT या PAT डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो EPS का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर पैट या EAT कितना था? 2,80,000 था। 280 बट्टा 3 लाख, 210 बट्टा 2 लाख और 140 बट्टा 1 लाख।
इसको अगर आप न्यूमेरिकली कैलकुलेट करें तो इट कम्स टू 0.93, इट कम्स टू 0.93, इट कम्स टू 1.05 एंड इट कम्स टू 1.40। अब देखो ईपीएस किस में सबसे ज़्यादा है, ईपीएस किस में सबसे ज़्यादा है बेटा, ईपीएस किस में सबसे ज़्यादा है, हेलो, ईपीएस किस में सबसे ज़्यादा है, देखो ईपीएस किस में, ईपीएस इसमें सबसे ज़्यादा है। तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए इस सिचुएशन के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर, ये तीन जो डिफरेंट सिचुएशंस हैं और ये जो मार्केट सिचुएशन है, ये मार्केट सिचुएशन है, इसके अंदर तुम्हारा जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए, यानी 10 लाख की इक्विटी डाल, 20 लाख का कर्जा ले और मजे में 1.40 का तुम्हारा ईपीएस हो जाएगा, अर्निंग पर शेयर तुम्हारा साउंड रहेगा। तो तुम अपना जो डिसीजन है वो इस पर लोगे। ओके, तो ये बात समझ में आ गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ईपीएस निकालना, क्योंकि तुमको पेपर में भी दिया हुआ रहेगा, हाइपोथेटिकल एग्जांपल होगा और तुमको ये डिसीजन निर्णय लेना होगा कि कौन सा, एक केस स्टडी के तौर पे आएगा कि कौन सा जो है तुम कैपिटल स्ट्रक्चर फॉलो करोगे। करेक्ट है, समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कहा कैलकुलेटिव और कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे दिया, जो मैंने पूरा एक्सप्लेन यहाँ किया है उसको मैंने इन वर्ड्स यहाँ पर लिख दिया है। आगे मैंने लिखा वाई इज द ईपीएस राइजिंग विद हायर डेप्ट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। क्यों ऐसा होता है कि ईपीएस हायर डेप्ट के साथ बढ़ता जाता है, तो बहुत ही ध्यान से देखना है। कहते हैं इट इज बिकॉज द कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज लोअर देन द रिटर्न दैट कंपनी इज अर्निंग ऑन फंड्स एम्प्लॉयड। हेलो, क्या कह रहा हूं मैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो है वो जो भी पैसे कंपनी ने लगाए हुए हैं बिजनेस के अंदर, उससे जो बिजनेस को रिटर्न आ रहा है उसके मुकाबले कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या है, कम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो तुम पे कर रहे हो वो कम है। क्योंकि तुम देखो, तुमने 30 लाख, ध्यान से देखो यहाँ पे एक बात बहुत ही अच्छे से सोचो, तुमने कितने फंड लगाए हुए हैं बेटा, 30 लाख लगाए हुए हैं। कितने लगाए हुए हैं, 30 लाख लगाए हुए हैं। यहाँ से मिलता कितना है, 4 लाख मिलता है। तो जरा इसका कैलकुलेशन करो, यही हो गया फंड जो तुमने लगाया और उसके ऊपर जो तुमको इंटरेस्ट आया वो 4 लाख आए। अब तुम जरा इसका कैलकुलेशन करके देखो तो तुम क्या देखोगे, तुमने क्या देखा कि यार 10% का तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ पर 10% से ज़्यादा है कि नहीं है, हेलो, ज़्यादा है कि नहीं है। देखो मैं तुमको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, तुम भी मेरे साथ कैलकुलेशन करो। 4 लाख रुपये अगर तुम्हारा आता है 30 लाख रुपये के इन्वेस्टमेंट पे, 30 लाख रुपये के इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है, तो ये तकरीबन 13.33% का होता है, 13.33% का होता है, ठीक है। ये कितना आता है, अगर तुम इसको, अगर तुम 4 लाख को 30 लाख से डिवाइड करो, बच्चा लोग 30 लाख से डिवाइड करो, ठीक है। अगर तुम इसको 30 लाख से डिवाइड करो, अगर तुम इसको 1 मिनट 30 लाख से डिवाइड करो तो ये आता है 13.33%। तो जो तुम्हारे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जिसको ROI बोलते हो या EBIT बोलते हो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, यानी तुम कहते हो ये वाला चीज़ कहते हो EBIT, वो EBIT कितना आ रहा है, 13.3% आ रहा है। लेकिन तुम इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है तुम्हारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 10% है। तो ध्यान में रखना है कि अगर तुम्हारी EBIT मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, ROI रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, तो गो फॉर डेप्ट, हायर डेप्ट, यानी गो फॉर हायर डेप्ट हम कह सकते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट ज़्यादा रख सकते हो। लेकिन अगर जैसे जैसे आपकी ROI मतलब जो आपकी एक सेकेंड बच्चा लोग, 1 सेकेंड, थोड़ा सा इसको मैं मॉडिफाई करूँगा, ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा मैं अपनी बात को। क्या मॉडिफाई कर रहा हूँ कि अगर तुम्हारा इंटरेस्ट जो है वो
आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर वो कम है तुम्हारे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो गो फॉर डेब्ट। ठीक है, तो डेब्ट का स्ट्रक्चर अच्छा होगा। मैंने यहां पर लिख दिया हुआ है कि दिस इज हायर देन द 10% इंटरेस्ट सो इट इज पेइंग ऑन डेब्ट। मैंने निकाल के दिखाया 13.33% कि द कंपनी इज अर्निंग अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस, है ना, ये निकाल के मैंने यहाँ कैलकुलेशन भी पहले से ही करा हुआ है। दिस इज हायर देन द 10% इज पेइंग ऑन डेब्ट फंड्स, सो विद हायर यूज ऑफ डेब्ट दिस डिफरेंस बिटवीन ROI एंड कॉस्ट ऑफ डेब्ट इंक्रीजेस दी EPS। और ये एक फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज है। लिवरेज का मतलब पहले बता दिया था मैंने आपको कि जब आप डेब्ट फंड का इस्तेमाल करते हो तो वही जो होता है वो लिवरेज का सिचुएशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी को हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं, ठीक है ना, इसी को हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं, इसी प्रैक्टिस को हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं। और इसका मैंने बताया कि पहले ही बता चुका हूं मैं, इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्न बाय द इक्विटी होल्डर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस। अब मैंने क्या किया, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग केस ऑफ कंपनी वाई। ये सारी चीज़ें कंपनी वाई का मैंने ले लिया और मैंने यहाँ पर सिर्फ इतना बता दिया कि देखो यार तुम्हारी EBIT जो है ना वो 2 लाख है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या है बेटा 2 लाख है, लेकिन तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है। तो जब तुम यहाँ पहुँचते हो, यानी यहाँ पर जब तुम पहुँचते हो, यहाँ पर मैंने तुमको अब यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन करके ऑलरेडी रखा हुआ है, तो तुमको बड़ा ही अच्छा लगेगा। देखो सेम फॉर्मेट यूज़ करना, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3, सारी सिचुएशन सेम है। ऊपर वाली एग्जांपल जो हमने ली है वही एग्जांपल हम आगे लेकर के चल रहे हैं कि कंपनी वाई है, ऑल डिटेल्स आर सेम एक्सेप्ट दैट द कंपनी इज अर्निंग अ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ ₹2 लाख। तो 4 लाख के बजाय यहाँ पर EBIT कितना हो गया 2 लाख हो गया, सिर्फ इतना हमने किया। तो यहाँ पर देखिए सब में EBIT 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख मैंने कर दिया हुआ है। इंटरेस्ट इस केस में नहीं होगा क्योंकि ये तो ऑल इक्विटी फंड है। यहाँ पर 10 लाख का है तो 1 लाख हो गया, और यहाँ पे 20 लाख था तो 2 लाख रुपए हो गए, सेम जैसा कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, अब EBT इसमें 2 लाख 1 लाख और यहाँ पर EBT हो गया नील। अब देखिए टैक्स जो रेट है वो इसके ऊपर लगाते हो, तो टैक्स रेट आपका कितना हो गया, यहाँ पर 30% का टैक्स रेट है, तो 60 लाख 30% का टैक्स रेट है। यहाँ पर देख लिखा हुआ ना मैंने 30% का टैक्स रेट, 30% का टैक्स रेट, तो टैक्स इससे निकालो तो 30% इसका निकला 60,000, इसका निकला 30,000, और यहाँ तो तुमको कोई PBT बचा नहीं तो नील हो गया, यहाँ कोई टैक्स नहीं देना। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या हो गया, 2,60,000 में से 1 लाख में से 30,000, तो ये हो गया कितना 1,40,000 हो गया। ठीक है, और ये 70,000 हो गया, और ये हो गया हमारा और ये हमारा हो गया नील। बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखिए नंबर ऑफ शेयर, मैंने पहले बोला ये ऑल इक्विटी है तो नंबर ऑफ शेयर तो ऑलरेडी पहले निकाल चुका हूँ मैं, 3 लाख होगा, यहाँ पर 2 लाख होगा और यहाँ पे 1 लाख होगा, ये ऑलरेडी मैं यहाँ पर निकाल चुका हूँ। नंबर ऑफ शेयर 2 लाख 3 लाख 2 लाख और 1 लाख, तो यही चीज़ यहाँ पर आप देखो तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। EPS फॉर्मूला मैंने दिया था EAT अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, तो EAT अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे लगाया, EAT कितना हो गया, ये नंबर ऑफ शेयर्स ये 140/3 लाख 0.47, 70,000/2 लाख 0.35 और नील बट्टा 1 लाख कितना हो गया नील। अब सर यहाँ पर देखो तुम्हारी जो EPS है वो 0.47 है, कब, जब तुम्हारा ऑल इक्विटी फंड है, और 0.35 है कब, जब तुम्हारा इक्विटी का जो कंट्रीब्यूशन है टोटल कैपिटल में वो डेब्ट के मुकाबले ज़्यादा है। और तीसरी सिचुएशन वो है जहाँ पर तुम्हारी 1 सेकेंड होल्ड ऑन और तीसरी सिचुएशन वो है जहाँ पर डेब्ट ज़्यादा है इक्विटी के मुकाबले। ठीक है, तीसरी सिचुएशन जहाँ पर डेब्ट ज़्यादा है इक्विटी के मुकाबले, दूसरी सिचुएशन जहाँ पर डेब्ट भी है लेकिन इक्विटी डेब्ट से ज़्यादा है, और पहली सिचुएशन जिसमें सिर्फ इक्विटी है। तो तीनों ही केसेस में आपने EPS देखा 0.47 है, 0.35 है और नील है। देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं आप, क्या समझने की कोशिश की जा रही है। देखो यार यहाँ पर जो तुम्हारा EBIT है ना, ये जो EBIT है ये तुम्हारा जो
ये जो कुछ भी तुम निकालने जा रहे हो इसका एक अपना सिचुएशन है। 2,30,00,000 के मुकाबले जो 2 लाख आ रहा है वो कितना परसेंट है, इसको ही हम बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE। क्या लिखते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना है बॉस, तो 2 लाख को डिवाइड कर दो, 2 लाख को डिवाइड कर दो तुम किससे, तो 2 लाख को डिवाइड कर दो तुम 30 लाख से। तो तुम क्या देख रहे हो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू दो 6.75% है। ठीक है, 6.67% रैदर 6.67% है। ठीक है, 6.67% है। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10% है। तो अब देख लो तुम कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के मुकाबले, और तुमने डेप्ट ज़्यादा यूज़ कर दिया हुआ हो, तो तुम देख रहे हो EPS नील है, यानी शेयर होल्डर के पल्ले कुछ नहीं आ रहा, उसके पास कुछ नहीं आ रहा। तो यानी इस सिचुएशन का देखो मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कर दिया है तुमको। कहता है द EPS ऑफ द कंपनी इज फॉलिंग विद इंक्रीज्ड यूज ऑफ डेप्ट, इट इज बिकॉज ऑफ कंपनीज रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट। अब तुम समझ गए होगे ये जो लिखा हुआ है मैंने, इसका मतलब समझ गए होगे जब मैंने ये सारा कैलकुलेशन करके तुमको दिखाया। सो यूज ऑफ डेप्ट रिड्यूसेस दी EPS। जितना ज़्यादा डेप्ट आप यूज़ करते हो EPS घटता चला जाता है। तो 2 सिचुएशन आपके हो गए, अगर आपका ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा हो, तो जितना डेप्ट बढ़ाओगे उतना ही आपका EPS बढ़ेगा। नंबर 1 बात। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है ना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम हो, तो उस स्थिति में आप डेप्ट ज़्यादा दोगे तो EPS घटेगा। समझ गए? चलिए, ये सारी बातें अब बात समझ में आ गई। क्या क्या फैक्टर्स हैं, कैश फ्लो है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये सब कॉस्ट ऑफ डेप्ट है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। टैक्स रेट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, रीडिंग है बेटा, रीड करते जाओगे अब आप तुम समझ जाओगे इन सब चीज़ों को। फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्रोल, ये तमाम बातें आ गई। ठीक है ना, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, स्टॉक मार्केट कंडीशंस, ये सब पहले बात कर चुके हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेलिवेंट केस, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा रेलिवेंट केस है, इसको ध्यान रखना है। इफ द बिजनेस रिस्क ऑफ फर्म इज हायर, इट कैन नॉट अफोर्ड द सेम फाइनेंशियल रिस्क, it should go on for low debt, so thus the management must know what the industry norms are, whether they are following them or deviating from them, and adequate justification must be there in both cases. Fixed and working capital पे हम लोग पहुंच जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल का मतलब होता है कि तुम्हारे बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ कैपिटल लगातार चाहिए होते हैं, एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड होते हैं, लगातार चाहिए होते हैं, होने ही चाहिए तुम्हारे पास, तो उसको फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। द कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस, है ना, फॉर इट्स एक्टिविटी टू स्टार्ट, ठीक है ना, कैरी ऑन करने के लिए, कैरी ऑन करने के लिए जो कैपिटल चाहिए वो तो हो गया डे टू डे एक्टिविटी के लिए, वो तो वर्किंग कैपिटल हो गया। लेकिन किसी व्यापार को शुरू करोगे तो कुछ तो कैपिटल चाहिए, पूंजी तो चाहिए फिक्स। जैसे तुम मशीन खरीदोगे, अपना एसेट एक्वायर करोगे, तभी तो व्यापार करना शुरू करोगे। समझ में आ रही बात? तो इसको हम बोलते हैं इट इज़ इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। ठीक है ना, यानी इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये सारे लाइंस जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, बार बार बोलता हूँ, ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ये डायरेक्टली तुमको फिलिप्स में आ जाएंगे या तुमको असर्शन रीजन में आ जाएंगे, तो ये ध्यान में रखना है यार। सो दीज डिसीजंस आर कॉल्ड इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बजटिंग डिसीजंस एंड अफेक्ट द ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस इन दी लॉन्ग रन। ओके, ध्यान से देखना। मेजर एक्सपेंडिचर सच एज दोज ऑन एडवर्टाइजिंग, इस पर बच्चा अक्सर गलती करता है कि एडवर्टाइजिंग के ऊपर खर्च हो रहा है जिसका इंपैक्ट आने वाले कई सालों तक है, उसको वो वर्किंग कैपिटल में ले लेता है क्योंकि समझता है रेवेन्यू नेचर का है भैया, ये डेफर्ड रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। तो इसको हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हैं, इसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के अंदर ही इसको इंक्लूड करेंगे। अब ये सब तुम्हारी क्या है, स्टोरी है जिसको तुम लोग पढ़ोगे कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सोचा जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व होता है, रिस्क इन्वॉल्व होता है, इरिवर्सिबल डिसीजन।
इरिवर्सिबल डिसीजन, इरिवर्सिबल डिसीजन होता है, रिस्क इन्वॉल्व होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड, लार्ज ग्रोथ। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल? नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, चॉइस ऑफ टेक्निक, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। मैं इस पर खाली बात करूंगा, चॉइस ऑफ टेक्निक पे बात करूंगा। दो तरीके का चॉइस ऑफ टेक्निक हो, कैपिटल इंटेंसिव हो गया है ना, या लेबर इंटेंसिव हो गया। तो कैपिटल इंटेंसिव में ज़्यादा आप क्या करते हो, प्लांट एंड मशीनरी पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो, मैनुअल लेबर पे कम। और LIT जो होता है, जिसको हम शॉर्ट में LIT बोलते हैं, LIT होता है, और एक होता है CIT, यानी कैपिटल इंटेंसिव, और एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में ज़्यादा पैसे लगते हैं, वहाँ पर मैनुअल लेबर कम करते हो। LIT में ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल करते हो, मैनुअल कैपिटल का एक्सपेंडिचर, मशीनों का काम कम करते हो। ठीक है। वर्किंग कैपिटल को दो तरीके से देखोगे, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, यानी जो देखो, अगर आपके पास में लिखा हुआ हो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ध्यान देना यार, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करंट एसेट्स। और अगर तुमको लिखा हुआ हो नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है CA माइनस CL। समझ में आई बात? चलो, तो किन किन चीज़ों में, ये सब तुमको पद मालूम है यार, इस पर ज़्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचर ऑफ बिजनेस है, ध्यान देना है कि अगर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, ठीक है ना, तो अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो वहाँ पर ज़्यादा आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो आपको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। स्केल ऑफ ऑपरेशन बड़ा हो तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, छोटा हो तो कम चाहिए। बिजनेस साइकिल छोटा हो तो कम वर्किंग कैपिटल चाहिए, लार्जर बिजनेस साइकिल हो तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। सीजनल फैक्टर्स हैं, सीजन है ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, सीजन अभी नहीं है, ऑफ सीजन है तो कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। प्रोडक्शन साइकिल अगर स्मॉलर है तो कम वर्किंग कैपिटल चाहिए, प्रोडक्शन साइकिल अगर बड़ा है तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। समझ गए? क्रेडिट अलाउड, आप जो क्रेडिट, आपको अगर क्रेडिट मिलता है तो कम वर्किंग कैपिटल चाहिए, अगर आपको शॉर्टर पीरियड के लिए क्रेडिट मिलता है तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, लॉन्गर पीरियड के लिए क्रेडिट मिलता है तो कम वर्किंग कैपिटल में हो जाएगा। क्रेडिट मिलता है तो कम वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्रेडिट नहीं मिलता है तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अगर हायर है तो कम वर्किंग कैपिटल चाहिए, अगर लोअर है तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, इतना जानना है। रॉ मटेरियल अगर आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है तो आपको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए, रॉ मटेरियल अगर आपको मुश्किल से अवेलेबल होता है या आपको पहले से एडवांस में बुकिंग करनी होती है रॉ मटेरियल की, तो आपको इसके लिए ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अगर हाई हो, हायर ग्रोथ हो तो रिक्वायर्ड लार्जर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, और अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हायर नहीं हो तो कम वर्किंग कैपिटल से काम चलेगा। कंपटीशन हाई हो तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, कंपटीशन लो हो तो कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। इन्फ्लेशन हो तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, इन्फ्लेशन नहीं हो तो कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। ठीक है ना, ये बात ध्यान में आपको रखनी है। ओके, तो इसके साथ ही क्या हो गया, ये हमारा जो टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, थैंक यू के साथ ही ये फिनिश हो जाता है बच्चों। तो अच्छे से प्रिपरेशन करना, कोई भी ट्रबल हो, प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, मुझे मैसेज करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो तुम, और डिस्क्रिप्शन में तुमको इसके शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे, उसको ध्यान से देख लेना है। होप ऑल इज गोन डाउन वेल। थैंक यू वेरी मच, बाय।